अदाकारा जैकलिन के असासे जब्त जबरन वसूली मामले में ईडी की कार्रवाई 7.12 करोड़ के असासे जब्त किए गए हैं। जैकलिन की मुश्किलों में इजाफा हुआ है। जबरन वसूली के मामले में ईडी ने जैकलिन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और उनकी 7.27 करोड़ मालियत के असासों को जब्त कर लिया है। एजेंसी के मुताबिक शोकेश चंद्रशेखर ने जबरन वसूली के पैसों से जैकलिन को तकरीबन 6 करोड़ के तोहफे दिए थे। जैकलिन एजेंसियों के राडार पर है। गुजरात के रुकने असेंबली जिगेश मेवानी ने जमानत मिलने के बाद आसाम की बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आसाम हुकूमत दूसरी रियासत के रुकने असेंबली को निशाना बनाने के बजाय अपने यहाँ के मसाइल पर तवज्जो दे। उन्होंने मुश्किल वक्त में हिमायत करने पर आसाम के अवाम, पार्टी क़यादत और कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अदालत का भी शुक्रिया अदा किया है। से पहले तो आसाम की जनता ने मेरे लिए बहुत प्रार्थना किया, बहुत दुआ किया और सारे जो गमछे उसका जो अलग अलग रंग है, आसामीज कल्चर, बोडो कल्चर, राजवंशी, सारा कल्चर के लोग मेरे से इतना प्यार किया, मेरे लिए दुआ किया, प्रार्थना किया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। पूरे आसाम की जनता को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। पूरा बैटरी ऑफ लॉयर्स जो मेरे साथ पूरा खड़ा रहा कांग्रेस पार्टी का, चाहे वो कोकराझार हो, बारपेटा हो, गुवाहाटी से आए अंशुमन जी और पूरी कांग्रेस पार्टी का सारा लॉयर, सारा पत्रकार मुझे सपोर्ट किया, यहाँ का लोकल जर्नलिस्ट, नेशनल मीडिया का जर्नलिस्ट, उन सबको मैं अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता हूँ। और कांग्रेस पार्टी, हमारे पीसीसी के प्रेसिडेंट, लीडर ऑफ अपोजिशन, सारे वर्किंग प्रेसिडेंट, पूरी कांग्रेस पार्टी की यूथ विंग, महिला कांग्रेस, एवरीबडी सपोर्टेड लाइक एनीथिंग। सो आई डीपली एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स देम। और आपकी सरकार को, आसाम की सरकार को केवल यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ रेगुलर बिजली नहीं आ रही है, उसके ऊपर कुछ करिए। गुजरात के एमएलए को टारगेट करने के बजाय यहाँ के बेरोजगार युवाओं के पास रोजगार नहीं है, उनको नौकरी मिले, स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज रिवाइव हो, व्यापारी वर्ग के जीवन में कुछ तरक्की हो, यहाँ के किसान और मजदूर के जीवन में समृद्धि हो, उसके ऊपर फोकस करिए, किसी स्टेट के दूसरे एमएलए को टारगेट करने के बजाय। यही मैं उनको कहना चाहूँगा। आसाम के न्याय तंत्र को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कल बहुत ही अच्छा मुझे बेल ऑर्डर मिला है। ये बेल ऑर्डर अपने आप पे एक ज्यूरिस्प्रूडेंस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार से मेरे कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ, अब दोबारा किसी भी एमएलए, गुजरात या आसाम के किसी भी नागरिक के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो। ये बीजेपी सरकार का बनाया हुआ एक साजिश है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की ऑफिस से आसाम की सरकार को इंस्ट्रक्शन गया होगा, अदरवाइज आसाम की पुलिस मेरे खिलाफ एफआईआर क्यों करे? अचानक क्या हुआ कि आसाम की पुलिस को मन हो गया कि जिग्नेश मेवानी को पकड़ के लाओ, उसके ऊपर एक एफआईआर, रिमांड मांगो, बेल एप्लीकेशन को वेहेमेंटली अपोज करो, फिर दूसरा एप्लीकेशन, दूसरा एफआईआर, दूसरी बार गिरफ्तारी, उसमें भी रिमांड मांगो। अचानक आसाम पुलिस को ये मन क्यों किया? क्योंकि आसाम पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन मिला है ऊपर से, उनके पॉलिटिकल बॉसेस से। और इसीलिए मैं कहता हूँ ये साजिश है। और मैं कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, किसी महिला को आगे करके इस प्रकार से साजिश करना ये कायरता है। ये आसाम के कल्चर को, जहाँ शंकर देव जैसे महापुरुष पैदा हुए, उस आसाम के कल्चर को ये शोभा नहीं देता है। एमएनएस लीडर राज ठाकरे औरंगाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। औरंगाबाद रवाना होने से कबल पुणे के संभाजी महाराज की यादगार पर हाजिरी दी। औरंगाबाद में एमएनएस की रैली 1 मई को है। औरंगाबाद इंतजामिया ने नज्म ज़ब्त की बरकरारी के लिए हिदायत जारी की है। हिदायत के मुताबिक इश्तियाल अंगेज नारों और तलवार या दूसरे हथियार लाने से मना किया गया है। रैली में 15,000 से जायद अफराद की शिरकत पर रोक है। लाउडस्पीकर पर राज ठाकरे की 3 मई को डेडलाइन करीब आ रही है। इसी के पेश नजर पार्टी की सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। 1 मई को औरंगाबाद में एमएनएस का इजलास भी होने जा रहा है। इसके लिए महाराष्ट्र भर में हलचल मची हुई है। इसी बीच मुंबई पुलिस एमएनएस कारकुनान को नोटिस जारी कर रही है। पुलिस ने एमएनएस कारकुनान को बिला इजाजत इकट्ठा होने और प्रोग्राम का इनेकाद करने पर कार्रवाई का इंतबा दिया है।
मुल्क में लाउडस्पीकर पर जारी बहस को आरजेडी लीडर मनोज झा ने फजूल करार दिया है। उनका मानना है कि बेरोजगारी और महंगाई जैसे अवामी मुद्दों से हुकूमत को सरोकार नहीं है। नीतीश कुमार के लाउडस्पीकर पर दिए गए बयान पर रद्देमल जाहिर करते हुए मनोज झा ने कहा कि हुकूमत की तरजीहात वाज़ेह नहीं है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद और मुख्य प्रवक्ता मनोज कुमार झा से सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अब लाउड स्पीकर मसले पर कहा है कि इस तरह से संभव नहीं है। उन्होंने भी इस चीज़ों को एक तरह से गलत बताया है। देखिए, व्यापक संदर्भ ये है कि इस देश में हो क्या रहा है। जिस देश के समक्ष अभी सबसे बड़ी चुनौती भूखमरी, बेरोजगारी चरम पे। आप देखिए, छात्र नौकरी मांगते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, लाठियां बरसाई जाती हैं। एक एक घर बेरोजगारी से प्रभावित है, महंगाई से प्रभावित। क्या हम इस दौर में हमारी प्राथमिकता लाउड स्पीकर और बुलडोजर होनी चाहिए? ये लाउड माउथ लोग कौन हैं? कहां ले जाना चाहते हैं आजादी के 75वें वर्ष में इस देश को? कोई समझ भी है या हमने तय कर लिया है उस्तुरा वैसे हाथों में पकड़ा देना जो सब कुछ खत्म करके रख दे? ये परिस्थितियां हैं। देश की स्थिति भयावह है। लेकिन देखिए, कुछ लोगों को लाउड स्पीकर चढ़ाने उतारने के अलावा और कोई काम नहीं मिल रहा। ये बेकार लोग हैं। इनके हाथ में सत्ता जो है ना, एक एक दिन कंटिन्यूएशन, वो खतरनाक है इस देश के लिए। इस मुद्दे पर देखा जाए तो आरजेडी और जेडीयू दोनों के सुर एक जैसे मिल रहे हैं। देखिए, सवाल ये नहीं कि आरजेडी और जेडीयू का सुर, कोई भी व्यक्ति जो संविधान सम्मत राजनीति की बात कर रहा हो, नेता प्रतिपक्ष लगातार कह रहे हैं ना तेजस्वी जी कि आपकी प्राथमिकताएं क्या है साहब। तकरीबन जून में 19 महीने हो जाएंगे, 19 लाख रोजगार का बात थी। 19 लाख का कितना अंश अभी तक आपने दिया है? या जुमलेबाजी फिर से? ये नहीं होना चाहिए ना। लाउड स्पीकर चढ़ाओ, लाउड स्पीकर उतारो, बुलडोजर को, न्याय की मूर्ति की जो वो छवि है ना तराजू वाली, उसके बदले वहां बुलडोजर की मूर्ति लगा दो। कमाल के लोग हैं, कमाल के लोग हैं। और ये सब हो रहा है आजादी के, जिसको कहते हैं ना अमृतकाल, ये तो विषकाल बना रहे हैं आप। अमृतकाल कहां से? आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता मनोज झा। कैमरामैन प्रहलाद के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। कोरोना की एहतियाती डोज लेने की मियाद में कोई कमी नहीं की गई है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक एहतियाती डोज मुकर्रर वक्त की तकमील के बाद ही लेने की बात कही गई है। बूस्टर डोज लेने की मियाद दूसरा टीका लेने। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। डीपीएस जम्मू की बस में आग लगने का वाक़या पेश आया। स्कूल के अहाते में ही ये वाक़या पेश आया है। आग लगने के फौरी बाद वहां करीब में खड़ी दीगर बसों को हटा लिया गया। फायर अमला जब तक जाए हादसे पर पहुंचा तब तक बस पूरी तरह आग की जद में आ गई थी। इस वाक़ये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बेहद अफसोसनाक खबर। सऊदी अरब में शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के कोईगाम कुंजर से ताल्लुक रखने वाले 25 साल नौजवान मोहम्मद यूनुस की आज सुबह एक सड़क हादसे में मौत वाक़ई हुई। यूनुस की मौत की खबर सुनने के बाद ही कोईगाम कुंजर में सफ़े मातम बिछ गया। यूनुस के गांव में हर एक की आंख नम है। यूनुस मोहम्मद सऊदी अरब के शहर गुजान में कायम अल इमाम कंपनी में गुज़श्ता 5 सालों से काम कर रहे थे। वाज़ेह है कि यूनुस मोहम्मद की शादी ईद उल फितर के बाद होने वाली थी, जिसकी तैयारियां मुकम्मल की गई थी और यूनुस को ईद के बाद अपने घर वापस लौटना था। लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। यूनुस मोहम्मद के लवाहकीन और इलाके के लोगों ने मरकजी वजीर खारजा और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की कि उनकी लाश को सऊदी अरब से कश्मीर वापस लाने में मदद की जाए ताकि उनके घर में ही उनकी तदफीन की जाए। सर, हमारी डिमांड बड़ी सिंपल सी है सर, एलजी साहब से और फॉरेन मिनिस्ट्री से सर, प्लीज़ हमारी मदद की जाए इस लाश को वापस लाने में सर। आपने देखा होगा सर, इसकी माँ और इसके बाप का क्या हाल है सर। वो जिंदा लाश बने हुए हैं, वो मर जाएंगे और रो के ही इल्तिमास कर रहे हैं कि लाश वापस आ जाए। अगर एलजी साहब इंटरवीन करें इसमें, वो उनकी बहुत मेहरबानी होगी हम पर और इनकी वालिदैन पर और सारे गाँव। ईद उल फितर की खुशियों में गरीबों को शामिल करने का खुशनुमा और खूबसूरत मंजर शहरी गुलिस्तान बंगलुरु में देखने को मिल रहा है।
समाजी कारकुन सईद अब्दुल करीम हर साल की तरह इस बार भी ईद के लिए राशन किट्स तकसीम कर रहे हैं। उन्होंने अपने इलाके के 3000 खानदानों में राशन तकसीम किए। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत ये समाजी खिदमत अंजाम दी। तो ये जो है उनका हक जो है बोले तो मैं स्कूलों का हो, शादियों का हो, तो ये जो रमज़ान का, बकरीद का, हर टाइम पे जो आते हैं उसमें खाली एक ही कास्ट नहीं, सभी जब गणेशा की ईद आ रही है उस टाइम पर मैं तकरीबन 25-50 गणेशा दिलाता हूँ। तो इधर के जितने भी मंदिर जो बने उनको मेरा कंडीशन है। तो पीछे जो मंदिर बना मैं खुद बनाया हूँ। तो इधर शाहगुनहल्ली में एक मंदिर बना वो भी मैं खुद बनाया हूँ। इधर 1-2 मस्जिद बनाया हूँ। तो ऐसा कब्रिस्तान बने जी जो भी हमारे हाथ से होता है वो कर लेके जा रहे हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों की दुआ है, उनका हक पहुंचाने को मुझे खुशी मिलते है, तो इस हिसाब से पहुंचा लेके जा रहे हैं। एक्चुअली ये हमारा SK गार्डन मोहल्ला है। इधर ये मोहल्ले के आजू बाजू बिलवार नल्ली, शानबाग नल्ली, पिलगन नल्ली, ये मोहल्ले में जाके हम लोग पूरा कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। हाँ, टोकन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। वो इसमें आके सब लोग को मिस नहीं होना बोल के घर घर जाके कार्ड देखे है। जो हमारे बाबू भाई जो यहाँ के सरपरस्त हैं, ये बहुत बड़ी इंसानियत के खातिर ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि हर कौम को भी सोचना पड़ता है कि भाईचारे की एक मिसाल है और हर एक ले के साथ भी इन्होंने बात करने का रहते, प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, किसी को भी किसी का दिल भी नहीं तोड़ते। माह रमजान अल मुबारक के दौरान और ईद उल फितर के मौके पर आवाम में टोपी, जानमाज, इत्र वगैरह की खरीद और फरोख्त काफ़ी बढ़ गई है। माह रमजान अल मुबारक के दिनों में कारोबार में काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। कर्नूल शहर के कदीम दीनी बुक डिपो के मालिक मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि कीमतों में इजाफे होने की वजह से गाहक बहुत परेशान है। तो ये दुकान हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 1992 से जो है हम लोग यहाँ पे शुरू करें। जो मुख्तसर छोटा सा दुकान था, अब अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कुरान शरीफ, दीनी किताबें, उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी, तेलुगु, दीनी किताबें, तफसीर की, फ़िक़्ह की किताबें, मदरास में पढ़ाने जाने वाली, घरों में पढ़ने वाली किताबें और मसाजिद में पढ़ने वाली तालीम की किताबें, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मिलते हैं। इसके अलावा हर किस्म की टोपियाँ, जानिमाज, मिसवाक, सुरमा, तस्बीह और जानिमाज में बहुत सारे किस्म के जानिमाज हैं जो हिंदुस्तान के भी हैं, बैरून ममालिक के भी हैं, वो भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह होलसेल में मिलते हैं। कानपुर शहर में 12 ईदगाहें, जिनमें सबसे बड़ी ईदगाह बेना झाबर। यहाँ ईद के मौके पर तकरीबन 2.5 लाख लोग एक साथ ईद की नमाज अदा करते हैं। लेकिन अब जबकि कोरोना के बाद पाबंदियां खत्म हो गई और नमाज की इजाजत मिल गई है, मस्जिद और ईदगाह में 2 साल गुजरने के बाद ऐसे में लोगों के जहनों में ये सवाल है कि अगर लाखों लोग इकट्ठा नमाज अदा करेंगे तो जाहिर है कि लोग सड़कों पर भी आ जाएंगे। मजीद इस मामले में हमारे नुमाइंदे संदीप सुएता ने शहर काजी से बातचीत की। आइए सुनते हैं। ईद की नमाज के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिला प्रशासन तैयारियों में लगा है, ईदगाह का मुआयना कर रहा है। तो वहीं शहर काजी साहब भी कई बार ईदगाह का मुआयना कर चुके हैं। जिस तरह से लोगों में एक सवाल पैदा हो रहा है कि जिस तरह से कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में बड़ी ईदगाह में तकरीबन 2.5 से 3 लाख लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है इस बार नमाज कैसे होगी, क्योंकि 2 साल की पाबंदियों के बाद इस बार जो है ईदगाह में नमाज होगी। जिस तरह से वहाँ पर जब नमाज होती है तो लोग सड़क पर नमाज पढ़ते हैं, तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल भी है। शहर काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। काजी साहब, जिस तरह से लोगों के मन में सवाल है कि आखिर जुमे के दिन जब जुमे अलविदे की नमाज हुई तो लोग सड़क पर कई जगह नमाज नहीं पढ़ पाए, जब मस्जिद परिसर भर गए, उसके बाद अब ईदगाह में ईद की नमाज को लेकर लोगों के मन में सवाल है। किस तरह से आप इसको हल करेंगे, कैसे प्रशासन से बात करेंगे, क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलविदा की नमाज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह अमन व सुकून और चैन के साथ हो गई। पुलिस ने कहीं सख्ती करी है जो उचित नहीं था, और मैं समझता हूँ कि ईदगाह का ताल्लुक़ जहाँ से है तो सारी ईदगाहों में पब्लिक ज़्यादा होती है। कोई सिर्फ एक ही ईदगाह की बात नहीं, बल्कि सारी ईदगाहों में पब्लिक ज़्यादा होती है और मस्जिद धर्मस्थल जो है भरे रहते हैं और पब्लिक बाहर नमाज़ पढ़ती है। धर्मस्थल पढ़ने के बाद ही पढ़ती है, और ये कोई आज की परंपरा नहीं है। ये 100 सालों से जैसे ही पब्लिक बढ़ती रही है तो मस्जिद धार्मिक स्थल भर गए हैं तो पब्लिक बाहर आई है। हम इंशाअल्लाह ताला
एक आध दिन में 2 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर साहब से बात करेंगे और मुख्यमंत्री जी से भी अगर मुमकिन हो सकता है तो उनसे भी वार्ता करेंगे और कोशिश भी करेंगे वार्ता करने की, ताकि जो है कम से कम जो हालात आज पैदा हुए हैं दोबारा ना हो। और हम गुजारिश करते हैं उनसे कि क्या नाम इजाज़त दी जाए, और इजाज़त है भी 10 करी जाए ना। तो ये कोई नई परंपरा तो है नहीं जो इसके लिए बैन है या कुछ है या सख्ती है। मैं समझता हूँ पुरानी ही परंपरा को बरकरार ही रखा गया है। नई परंपरा के जो ऑर्डर हैं, जो फॉलो हैं, जो चीज़ें हैं, वो सब लोग उसको फॉलो करते हैं और नई कोई चीज़ नहीं है, सब पुरानी है। इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे, बात होगी और ईद की नमाज़ जिस तरीके से परंपरागत तरीके से पुराने तरीके से 100 साल से होती चली आ रही है वैसे ही इंशाअल्लाह ताला होगी, हमें ये उम्मीद है। जिस तरह से आपने देखा कि शहर काजी साकिब अतीब मिसबाही साहब का साफ तौर से कहना है कि ईद की नमाज उसी तरह से होगी, इसके लिए प्रशासन से बात की जाएगी। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। खरगोन तशद्दुद मुतासरीन की बाज़ाबादकारी का मध्य प्रदेश जमीयतुल उलमा ने फैसला किया है। ईद के बाद मध्य प्रदेश जमीयतुल उलमा और सद्भावना मंच का वफ्द खरगोन का दौरा करेगा और मुतासरीन के साथ इंतजामिया के अफसरान से मुलाकात करके जमीनी सूरत हाल का जायजा लेगा। मध्य प्रदेश जमीयतुल उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून का कहना है कि खरगोन तशद्दुद मामले में हुकूमत और इंतजामिया ने कानून की बालादस्ती का निफाज करने के बजाय यकतरफा कार्रवाई की है, जिसकी मजम्मत की जाती है। आंध्र प्रदेश के अलूर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। YSRCP रुकने असेंबली को आवाम के गुस्से का सामना। रुकने असेंबली तालारारी और राव ताजियत का इजहार करने गांव पहुंचे थे। मकतूल गंजी प्रसाद के अहल खाना से मुलाकात करने गए थे राव। गम गुस्से से मगलूब मकामी अफराद ने रुकने असेंबली पर किया हमला। रुकने असेंबली तालारारी राव पर कत्ल का इल्जाम। आंध्र प्रदेश के अलूर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। YSRCP रुकने असेंबली को आवाम के गुस्से का सामना करना पड़ा। रुकने असेंबली तालारारी राव ताजियत का इजहार करने गांव पहुंचे थे, जिसके दौरान उन्हें आवाम के गुस्से का सामना करना पड़ा। मकतूल गंजी प्रसाद के अहल खाना से मुलाकात करने के लिए राव उनके गांव गए थे। गमो गुस्से से मगलूब मकामी अफराद ने रुकने असेंबली पर हमला किया। रुकने असेंबली राव पर कत्ल का इल्जाम है। तो ये खबर आपको आंध्र प्रदेश के अलूर से बताई जा रही है, जहां पर YSRCP रुकने असेंबली को आवाम के गुस्से का सामना करना पड़ा। उन पर इल्जाम है कि तालारावी राव पर इल्जाम कत्ल का इल्जाम बताया जा रहा है। तो अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान क्रिकेटर उमरान मलिक IPL 2022 में धूम मचा रहा है। इमरान खान के अहल खाना और जम्मू कश्मीर के आम लोग अपने इस पूत पर फख्र महसूस कर रहे हैं। वो इसे टीम इंडिया का हिस्सा देखना चाहते हैं। पेश है न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के एडिटर मनोज कोल की खास रिपोर्ट। IPL 2022 की बात हो और उमरान मलिक का जिक्र न किया जाए तो इंसाफ न होगा। पहले पंजाब किंग्स के खिलाफ 4 और फिर गुजरात टाइटंस के खिलाफ 5 विकेटें हासिल करके उमरान खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के इस तूफानी गेंदबाज की कारकर्दगी की खूब सताइश हो रही है। मारूफ क्रिकेटर और क्रिकेट के शौकीन दीगर लोग उमरान को मुस्तकबिल के बेहतरीन तेज गेंदबाज के तौर पर देखने लगे हैं। 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकने वाले 22 साला उमरान मलिक के वालिदैन और जम्मू कश्मीर के आम लोग भी इसकी कारकर्दगी से काफी खुश हैं।
उमरान मलिक के वालिद अब्दुल रशीद को यकीन था कि इनका बेटा एक दिन इनका नाम रोशन करेगा, मगर ये सब इतनी जल्दी होगा ऐसा इन्होंने नहीं सोचा था। उमरान के रिश्तेदार और इनके साथियों को यकीन है कि मुस्तकबिल में उमरान मजीद बुलंदियों तक पहुंचेंगे। खुशी है, हमारी फैमिली बहुत खुश है, हमारे रिश्तेदार बड़े खुश हैं। पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पूरे जम्मू और कश्मीर को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे देश को, जिन्होंने इतना प्यार दिया मेरे बच्चे को, और आगे भी इतना प्यार देते रहे और अपने टैलेंट के साथ बच्चा आगे जाए और अच्छी प्रैक्टिस करे और अच्छा सीखे। उधर जाके जहाँ ये गया है उधर बड़ा कुछ सीखता है इंसान जाके, और अच्छा सीखे और अपने देश के लिए, हम कहते हैं कि आप आगे अपने देश के लिए खेले और अपने देश का नाम रोशन करे। बड़ी खुशी हो रही है हमें यकीन तो था ये बहुत आगे जाएगा, और ये जो इसकी हार्ड वर्किंग, जो इसकी मेहनत है वो आगे रंग ला रही है, और हमें पूरा यकीन है आगे जाके वो और कामयाब होगा। जम्मू के छने हिम्मत इलाके में उमरान के हमसाइयों का कहना है कि मलिक ने इनका सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। इनका कहना है कि उमरान ने न सिर्फ इस इलाके का बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर दिया है। उमरान अब यहाँ के कई लोगों के लिए रोल मॉडल बन गए हैं। बहुत खुशी होती है उमरान मलिक को देख के। सनराइजर्स हैदराबाद में जिस तरह से उन्होंने 5 विकेटें ली थी तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और मैं तो उनका स्पेशली बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। उन्होंने 22 एज में ही बहुत ज़्यादा जो है कामयाबी पा ली है। अब हम आने वाले वक्त में जो है उनको इंडियन टीम में देखना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है उन्होंने, और हमारे जम्मू कश्मीर का नाम भी उन्होंने बहुत ज़्यादा रोशन किया है। तो बहुत अच्छा सुनते हैं, बहुत अच्छा खेलता है वो, और आजकल वो सभी के दिलों में छाया हुआ है। पूरी मार्केट में इधर ही रहता है, हमारे महल्ले में रहता है, शंकर नगर वार्ड नंबर 49 में। तो काफ़ी बच्चों को शिक्षा भी दे रहा है, वो बता भी रहा है भी कैसे खेलना है कैसे नहीं खेलना है, और सभी बच्चों के क्रेज बना हुआ। हर बच्चे के जुबान पर उमरान मलिक का नाम है, पूरे देश के जुबान पर। हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी भारतीय क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो जाए। हम तो चाहते हैं काफ़ी सारे क्रिकेटर यहाँ से निकलें आने वाले वक्त में, यहाँ से ज़्यादा नहीं IPL की टीम भी निकले यहाँ से। और उमरान मलिक को हम यही कहते हैं कि आने वाले वक्त में हो सकता है भारत के लिए खेलें, और बहुत अच्छा लगेगा अगर भारत के लिए वो बहुत जल्द से जल्द खेलेंगे। जम्मू कश्मीर के लोग मानते हैं कि IPL में उमरान की गैर मामूली कारकर्दगी से यहाँ के नौजवानों को तहरीक मिलेगी। इनका कहना है कि अब ज्यादा से ज्यादा नौजवान क्रिकेट व दीगर खेलों में आगे आएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।